आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के छात्रों से दिल्ली में मुलाकात की तो गृह मंत्री ने गुजरात के दौरे पर रहे। इन खबरों को दिखाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि डीएमके नेता के उत्तर भारतीयों के विरोध में दिए बयान पर इंडिया गठबंधन की आखिर चुप्पी क्यों है। होगी बात बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की भी। दिखाएंगे खबर लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों के पीछे क्या है वजह। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बच्चों का बढ़ाया हौसला। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत देश का भ्रमण कर रहे छात्रों से किया संवाद। वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र कर रहे हैं दौरा। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक। राहत और पुनर्वास कार्यों का लिया जायजा। नुकसान का आकलन करने भेजी जाएगी केंद्रीय टीम। खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को किया निलंबित। भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपा कुश्ती संघ के अंतरिम प्रशासन का जिम्मा। कहा संचालन के लिए बनाए एडहॉक कमेटी। अमित शाह का गुजरात दौरा। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी किया संवाद। कलोल में विशाल एकता सम्मेलन को किया संबोधित। फिर बिगड़े डीएमके नेता के बोल। सांसद दयानिधि मारन की विवादित टिप्पणी पर गरमाई सियासत। भाजपा ने डीएमके पर उत्तर दक्षिण को बांटने का लगाया आरोप। विपक्षी गठबंधन की चुप्पी पर भी उठाया सवाल। कहा माफी मांगे मारन। बिहार में बेकाबू अपराधी। सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या। भाजपा ने सुशासन पर उठाया सवाल। कहा बिहार में अपराधियों की बहार और एक बार फिर से जंगल राज। भारतीय नौसेना ने लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज को निशाना बनाने के दावे को किया खारिज। कहा गैबॉन के झंडे वाला है ये जहाज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल। सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है जयंती। देश भर में आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। पीएम मोदी अटल स्मारक पर अर्पित करेंगे कल पुष्पांजलि। तो सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के लगभग सभी जिलों से वंचित पृष्ठभूमि के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन छात्रों ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया। आज इन छात्रों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बातचीत की। तमिलनाडु में बाढ़ के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया गया। बैठक में राज्य को मदद देने के लिए चर्चा हुई। वहीं एनडीआरएफ के साथ हेलीकॉप्टर और सेना के जवानों की और अधिक तैनाती पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा राज्य में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरे पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की तो तमाम विकास सौगातें भी दी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। गृह मंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं उनके परिजनों को शॉल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास और रक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है वो ये है कि उन्होंने देश के गरीबों की जीवन शैली को ऊपर उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद अमित शाह ने गांधीनगर जिले के कलोल में पानेसर तालाब का लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में आयोजित विशाल एकता सम्मेलन में शामिल हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह सांसद खेल प्रतियोगिता में भी शामिल हुए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीते कुछ महीनों में दक्षिण भारत के कई नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद देश में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस फिर से तेज होती जा रही है। हालिया मामला डीएमके के वरिष्ठ नेता दयानिधि मारन के बयान के बाद सामने आया है। मारन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के प्रति अपमानित करने वाला बयान दिया, जिसके बाद से भाजपा डीएमके पर मुखर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से कुछ नेताओं की सदी हुई प्रतिक्रिया तो सामने आई, लेकिन बांटने की इस राजनीति पर गठबंधन की मजबूरी हावी साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद एक बार फिर से देश में उत्तर बनाम दक्षिण की बांटने वाली राजनीति की बहस छिड़ गई है। दयानिधि मारन ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए कहा कि वो तमिलनाडु में आकर सड़क और शौचालय साफ करने जैसे छोटे मोटे काम करते हैं, जिसके बाद राजनीतिक रूप से दयानिधि मारन घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने मारन के इस बयान को देश को बांटने और उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत फैलाने वाला करार दिया है। साथ ही भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर इस प्रकार की बयानबाजी पर कांग्रेस समेत विपक्षी खेमा खामोश क्यों है। देखिए, जो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है। तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा। जब इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इसका जवाब श्री राहुल गांधी जी को देना चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए, और जो ऐसी पार्टियों से अपने रिश्ते रखते हैं और उत्तर भारत में राजनीतिक सफलता की आस भी रखते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। बिहारी एक अस्मिता है। बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है। आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी को। उत्तर भारतीय, खासकर बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ दक्षिण के नेता की ओर से दिए गए बेहद विवादित बयान के बाद विपक्षी गठबंधन के एक प्रमुख दल के नेता की तरफ से बेहद अपमानजनक बयान के बाद विपक्षी खेमे के कुछ नेताओं की तरफ से थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया तो सामने आई, लेकिन उत्तर भारतीयों के खिलाफ इस अपमानजनक बयान के बाद भी ज्यादा चिंता गठबंधन की राजनीति की ही नजर आ रही है। ये निंदनीय है, इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। देश एक है, तमिलनाडु भारत का हिस्सा है। अगर किसी भी इलाके के बारे में ऐसी बात कही जाएगी तो वो निंदनीय होगी और देश को तोड़ने वाली राजनीति होगी। डीएमके के नेता पहले भी उत्तर भारत विरोधी बयान के साथ साथ सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं। इस सारी बयानबाजी को देश बांटने की कोशिश की तरह देखा गया। इस बीच विपक्षी गठबंधन की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में रही है। इसको लेकर भाजपा ने कहा कि ऐसे समाज विरोधी बयानों को लेकर जनता ही ऐसे दलों को सबक सिखाएगी। कभी सनातन पे वार, कभी हिंदी भाषी लोगों पर प्रहार, ये जो बिखराव और टकराव की इनकी मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता है। ये मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पे खड़े हुए। मिस्टर दयानिधि मारन, स्टॉप इंसल्टिंग द बिहारी बॉयज हु सर्व देयर। क्या मतलब है इसका? बिहार के लोगों की एक परंपरा है, संस्कार है, सत्कार है। नीतीश कुमार की सरकार के कारण अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता तो आपके यहाँ जाते हैं तो काम करते हैं ना, तो उनके श्रम का आप इस तरह से अपमान करेंगे। बीते दिनों तेलंगाना के नए कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने भी बिहार के डीएनए को तेलंगाना से कमतर बताकर बिहार के लोगों का सार्वजनिक अपमान किया था, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के दलों ने
इस बयान को लेकर वो मुखरता नहीं दिखाई थी जिसकी जरूरत थी। इस प्रकरण को भी गठबंधन की मजबूरी में देश विरोधी भावनाओं को हवा देने के रूप में देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, डीएमके के नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान, आखिर उसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इसी भी हम करेंगे चर्चा, इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। मारन का विवादित बयान गरमाई राजनीति, क्योंकि उनके विवादित बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर से सतह पर आ गई। इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मनोज कुमार यादव जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सवाल पहले आपसे, क्योंकि डीएमके के लिहाज से अगर बात की जाए तो आपके गठबंधन के सहयोगी पार्टी के तौर पर एक तरीके से हाल फिलहाल के समय में कहा जाए तो ये पहला मामला नहीं है जब ऐसे विवादित बयान दिए, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से मुखर नजर नहीं आती। इसका मतलब सीधा दिखाई पड़ता है कि क्या गठबंधन की मजबूरी है, चाहे भले ही उत्तर भारतीयों के प्रति इस प्रकार के अपमानित शब्द आपके सहयोगी दल के नेता कहते रहे। प्रियंका जी। देखिए, मैं इन शब्दों की कड़ी निंदा करती हूँ और साथ में मैं उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस अपमान समझती हूँ कि अगर किसी तरह के ऐसे कोई वक्तव्य देता है, कोई सांसद होकर इस तरह की बात करता है, तो ये वाकई में भर्त्सना योग्य है। और मैं इसकी किसी तरह से कोई भी बात को गैर जिम्मेदार मानती हूँ कि एक पार्टी के अगर आप सांसद हैं तो आपको एक जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी। और अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ संस्कृति और यहाँ की तहजीब और तमीज पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। तो ये समझने की जरूरत है और इस पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदार बयान से कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं रखती है, उसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करती है। जी प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस प्रकार के बयान की भर्त्सना कर रही हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हाल फिलहाल के समय में ये पहला मामला नहीं है जब डीएमके की तरफ से इस प्रकार का विवादित बयान दिया गया है। आप लोग सहयोगी के तौर पे लगातार इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, क्या कभी जब सार्वजनिक मंच पे एक दूसरे के साथ आप लोग बैठते हैं, बैठकों में बैठते हैं, तो कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं करते कि साहब ऐसे बयान आप क्यों दे रहे हैं? मतलब जो हमारे लिए असहज होते हैं, राजनीतिक मजबूरी को दिखाते हैं, क्या कभी चर्चा होती है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, ये एक सांसद का अपना पर्सनल बयान है। मैं समझती हूँ कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें हम 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो माननीय श्री राहुल गांधी जी का एजेंडा है, वो भारत को जोड़ने का।
और इस तरह की सवाल ये है कि क्या अपने सहयोगी पे दबाव बनाएंगे? मैं ये कह रहा हूं, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जो इस प्रकार के लगातार बीते समय बयान दे रही, तो क्या आप दबाव बनाएंगे कि ऐसा आप ना कहें, ऐसा आप ना सोचें, देश को बांटने की राजनीति ना करें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस पर सख्त एक्शन लिया की जरूरत है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि अगर आप देश के सबसे बड़े राज्यों को, जिसमें 120 सीटें हैं अगर लोकसभा की देखा जाए, और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में आप 10% के लगभग मान के चलिए, उसके बाद बिहार का नंबर आता है। तो ये ऐसी धरती है जिसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। मनोज यादव जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मनोज जी, सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि साहब वो एक व्यक्तिगत सांसद का बयान है, उसे पार्टी के स्तर पर ना देखा जाए, और इस प्रकार के बयान के बावजूद भी वो भर्त्सना की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पूरे इंडिया अलायंस पे सवाल खड़ा कर रही है, उसकी वजह क्या है? मनोज जी, between you and KCR कि अजहरुद्दीन को हराना है। Listen to me, KCR is not cool enough to deal with Asaduddin। जी मनोज जी, आप अपनी बात रखें। आप सुन पा रहे हैं? No one does it. KCR is a very मनोज जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? He will tell you in private how he deals, you know. And KCR also know Asaduddin Owaisi। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले राजा गोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। राजा गोपालन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही कि कई बार इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं और उसके बाद उत्तर बनाम दक्षिण की एक विवादित राजनीति की बात दिखाई पड़ती है। छोड़ के चले जाएंगे हमारा। हम अपने मेहमानों के पास लौटते हैं। राजा गोपालन जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आपसे सवाल यही कि क्यों इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान और उसके बाद में देखने को मिलती है उत्तर बनाम दक्षिण की बांटने वाली राजनीति? राजा गोपालन जी, देश का तोड़ने के लिए बात है। मुझे लगता है राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू किया था, लेकिन डीएमके जिसका अध्यक्षता है एनडीए अलायंस में, वो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। दयानिधि मारन पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मोरसल निवारण मंत्री थे, उन्होंने ऐसे कभी भयंकर बयान नहीं दिया है। सेकंड, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3-4 बार चुनाव चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। लेकिन ऐसे है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शपथ ग्रहण करते हैं, इंडिया तोड़ने के लिए बात करते हैं, जो टॉयलेट क्लीन करने वाले बिहारी है, जो पानी पूरी बेचने वाले बिहारी है। मुझे आते हैं टीआर बालू का बेटा टीआर राजा, उन्होंने भी बयान दिया है, स्टालिन गवर्नमेंट में मंत्री है, वो भी ऐसे खतरनाक बयान दिया है। सारा मिलकर के देखेंगे, मुझे लगता है ये राजनीतिक है। कांग्रेस इसको कंडेम करना चाहिए, राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों मिलकर के। राजा गोपालन जी, मैं आपके पास लौटता हूं अपने मेहमानों के पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। आप तीनों मेहमानों से चर्चा हमारी जारी रहेगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।
और हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान मनोज कुमार यादव जी, प्रियंका गुप्ता और आर राजागोपालन जी हमारे साथ जुड़े हुए। हम बात कर रहे हैं डीएमके नेता दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद कैसे देश में एक बार फिर से उत्तर बनाम दक्षिण की बांटने वाली राजनीति को हवा मिलती दिखाई पड़ रही है। मनोज जी, हम आपके पास आए थे, आवाज की कुछ एक समस्या आ रही थी, हम आपके पास फिर से उस सवाल से आते हैं कि कांग्रेस तो भर्त्सना कर रही है लेकिन बीजेपी इंडी अलायंस पे सवाल खड़ा कर रही है, बड़ी वजह है? दिनकर जी की एक पंक्ति है, समर देश है नहीं पाप का, भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। जो है बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके इंडी अलायंस के वो साथी है, इससे पहले उदयनिधि मारन ने क्या बयान दिया था? डेंगू बोलने का काम किया, मलेरिया बोलने का काम किया। ए राजा ने किस तरह से सनातन को एड्स बोलने का काम किया, और आज जिस तरह से दयानिधि मारन ने किस तरह से नफरत वाला बयान दिया है कि वो उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर वहां आते तो किस तरह टॉयलेट साफ करते हैं। मतलब किससे कितनी घटिया एक मतलब मानसिकता है, ये समझ से बाहर है। संदीप कुमार ने भी किस तरह से गोमूत्र से तुलना की थी तीनों राज्यों की, और इन्हीं के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी डीएम है जो हमारा डीएम है। तो मैं देख रहा हूं कि किस तरह से बांटो और राज करो की जो इनकी रणनीति है वो सबके सामने आ रही है। और मैं पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इससे सहमत नहीं है तो क्या राहुल गांधी जी ने इस बयान का खंडन किया? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बयान का खंडन किया? और क्या इंडी गठबंधन से उनको बाहर निकालने का रास्ता दिखाएंगे? राहुल गांधी जो वही व्यक्ति है जो वायनाड में खड़े होकर के बोलते हैं कि जो अमेठी के लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वायनाड के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। तो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी से लेकर इंडी गठबंधन के जितने सहयोगी दल है सारे लोग बांटो राज करो की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से इनके मन में उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत भरी हुई है। ये बार बार बिहार के डीएनए को गाली देने का काम करते हैं। तो ये तो सबके सामने जाहिर हो गया है कि सनातन को गाली देना है, उत्तर भारतीयों को गाली देना है, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलती है जो सुशासन की गारंटी है, तुष्टीकरण से मुक्त शासन की गारंटी है, जो सबका साथ सबके विकास की गारंटी है, स्वावलंबन की गारंटी है, आत्मनिर्भरता की गारंटी है, और अंत्योदय के दर्शन पर चलने वाली गारंटी है। तो नरेंद्र मोदी सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सबको तोड़ने की बात करते हैं। प्रियंका जी, क्योंकि ये अपने आप में जो क्षेत्रीय दल जो आपके साथ गठबंधन का हिस्सा है वो अगर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं और उतनी मुखरता से अगर उसका विरोध सार्वजनिक तौर पर नहीं हो रहा है या व्यक्तिगत बैठकों में भी नहीं हो रहा है, तो ये तो अपने आप में सवाल आप पे भी खड़ा होता है। प्रियंका जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बांटने की। तो सबसे पहले तो ये अपने गिरेबान में झांक के देखे कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है और बांटने की राजनीति कौन करता है। 80 और 20 जैसे जो भड़काऊ भाषण है वो किसने दिए? आप ये बताइए। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, आप ये बताइए कि दयानिधि मारन के ऊपर आप ए राजा ने जो एड्स बोला था सनातन को, उस पर आप कब बोलेंगे? दयानिधि मारन ने मलेरिया डेंगू बोला था सनातन पर, उसको कब मनोज जी मैं आपका सवाल लेकर ही गया हूं। मनोज जी मैं प्रियंका जी से सवाल लेता हूं। प्रियंका जी, सवाल यही है कि आपकी वो मुखरता क्यों नहीं नजर आती है? मनोज जी मैं आपका सवाल लेकर गया हूं प्रियंका जी तक, मैं आ रहा हूं आपके पास में। प्रियंका जी, मुखरता वो नजर नहीं आती ना अगर आपका सहयोगी इस प्रकार का बयान दे रहा है, वो एक स्पष्टता दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए उस पे। आप उनका गलत बता रही हैं जी। उनका बयान की निंदा पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, और मुझे लगता है कि गांधी जी ने कोई स्पष्टीकरण दिया क्या? कोई डाउट नहीं है, पूरी तरह से अगर तो सम्मान करना ही होगा, और सम्मान इस देश की जनता का, इस देश के लोगों का, इस देश के कल्चर का करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम अगर 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम भारत जोड़ने निकलते हैं, तो हमारा एजेंडा पूरी तरह से क्लियर होता है। ठीक है, लेकिन प्रियंका जी जब जोड़ने की बात होती है तो फिर तोड़ने वालों के साथ बैठते हैं, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। राजगोपालन जी, आपको लगता है कि भारत जोड़ने की कोशिश करने वाली कांग्रेस जब तोड़ने की राजनीति करने वालों के साथ बैठती है तो उनके राजनीति पे भी गठबंधन की मजबूरी पे सवाल खड़ा होता है? राजगोपालन जी, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बेटा प्रियंक खड़गे भी सनातन धर्म को विरोध करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी में है सिद्धरामैया, वो हिंदी को विरोध करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर तमिलनाडु में हमला हुआ था, कर्नाटका में हमला हुआ था। ये दोनों राज्य हिंदी को खिलाफ है। हिंदी जानबूझ करके जो टॉयलेट साफ करने वाले हिंदी लोग हैं करके, पानी पूरी बेचने वाले हिंदी लोग करके
अनशंट बोलते हैं। इस पर राहुल गांधी बिल्कुल मुंह का MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर को फोन करके, सिद्धरामैया को फोन करके कान खींचना चाहिए। क्यों राहुल गांधी चुप रहते हैं? इंडिया तोड़ो यात्रा है, इसीलिए कम से कम राहुल गांधी स्पष्टीकरण करना चाहिए, इसको क्यों समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए परसों जो 29 तारीख पटना में मीटिंग हो रहे JDU का, वो भी निंदन करने वाला। आज तेजस्वी यादव ने भी निंदन किया है। इसका मतलब इंडी कूट जो अलायंस है वो टूट रहे हैं, खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि अगर आप सैद्धांतिक मसलों पर एक सहमति नहीं है तो क्या सिर्फ विरोध के नाम पर एकजुट होना है? ये भी कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के उस पर सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका, प्रियंका जी आपका, राजगोपालन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। बीते कई महीनों से बिहार में हत्या, लूट जैसी घटनाओं में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो कई प्रकार के माफियाओं को मिल रहा संरक्षण भी खबरें बनता रहा है। बिहार में बीते कुछ महीनों में पुलिस पर भी हमलों की खबरें सुर्खियां बनी हैं। तो ताजा मामला बिहार के सिवान से आया है, जहां पर एक AIMIM नेता को गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बिहार में अपराधी बेकाबू होते जा रहे हैं। कहीं बेखौफ शराब माफिया पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, तो कहीं बालू माफिया दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर दहशत फैला रहे हैं। ताजा मामला MIM के नेता की गोली मारकर हत्या का है। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। आरिफ जमाल अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। जब से नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार बनी है, 4000 से ज्यादा हत्या हो गई, 500 से ज्यादा मां बहनों के साथ बलात्कार हो गया। आज कई सौ लोग अपहरित कर लिए गए। आज रोज डकैतियां हो रही है, रोज सैकड़ों हजारों जगह अपराध हो रहा है। और यह बहरी गूंगी सरकार बिल्कुल विधि व्यवस्था को चौपट कर चुकी है। एक अराजक स्थिति हो गई है। जंगल राज 3 स्थापित हो चुका है। आज नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको हम सावधान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। नीतीश कुमार का सरकार से नियंत्रण खत्म हो गया है। बस कभी दिल्ली जाने की चाहत, कभी पार्टी के अंदर की घबराहट, यही तो हो रहा है। मैं उनके स्वास्थ्य पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बिहार का पूरा गवर्नेंस समाप्त है, पुलिसिया नियंत्रण समाप्त है, तो होगा ही। हाल में कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिससे सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा जंगल राज रिटर्न की बात जोर शोर से कर रही है। भाजपा कह रही है कि बिहार में अपराधियों की बहार है और एक बार फिर से जंगल राज है। बिहार में अपराधियों का बहार है और तेजस्वी और लालू जी की सरकार है और नीतीश कुमार है। तो अब इस आपराधिक गठजोड़ में, इस आपराधिक की जंगल राज की सरकार में, जिसके उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव हैं और जिसके नेता श्री लालू यादव हैं, जंगल राज की स्थापना बिहार में हो चुकी है। और अब भगवान ही बचाएंगे इस जंगल राज से, या तो ईश्वर बचाएंगे या भाजपा बचाएगी। हालांकि सरकार ऐसे आरोपों को खारिज करती है, लेकिन आंकड़े लचर कानून व्यवस्था की ओर ही इशारा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में 2 दरोगा की हत्या और पिछले 6 महीने में 3 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी अपराधियों के शिकार बने हैं। पिछले 2 महीने में नवादा, पटना, मुंगेर, सहरसा, सारण, जहानाबाद, किशनगंज आदि जिलों में 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें न केवल पुलिस बल पर हमले किए गए, बल्कि उन्हें खदेड़ कर पीटा भी गया। हाल ही में आई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में बिहार में 23% अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2022 में अपराध के 3.47 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जो 2021 के दौरान 2.82 लाख थे। वहीं वर्ष 2021 के दौरान प्रदेश में हत्या के 2799 मामले सामने आए थे, जो कि वर्ष 2022 में बढ़कर 2930 हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित करने के बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि
IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक चलाए WFI का अंतरिम कामकाज। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखकर भारतीय कुश्ती संघ के संचालन के लिए एडहॉक कमेटी बनाने को कहा है। खेल मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि IOA राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के मुताबिक कुश्ती संघ के कामकाज को चलाए और WFI का अंतरिम कामकाज संभाले। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित करने के कारणों पर नजर डालें तो अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा एक बड़ी वजह बताई जा रही है। राष्ट्रीय मुकाबलों की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। भारतीय कुश्ती संघ के संविधान के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। भारतीय कुश्ती संघ के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन किया गया। पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ UWW ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना फिलहाल जारी नहीं की है। ऐसे में अब कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए अंतरिम समिति बनाई जाएगी, जो अगले आदेश तक भारतीय कुश्ती से जुड़े तमाम फैसले लेगी और भारतीय कुश्ती संघ के दैनिक कामकाज को देखेगी। इनमें खिलाड़ियों का चयन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के प्रविष्टि भेजना और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों के निलंबन के कारणों की बात करते हुए कहा है कि अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल्स का आयोजन करने का फैसला सभी राज्य संघों के साथ विमर्श करने के बाद किया गया था। कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। ये 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। उसका रीजन ये था कि 25 यूनिट इलेक्शन में जुटी वहाँ इकट्ठा हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने एक मीटिंग लिया वहीं पे इलेक्शन के बाद, फिर वहीं मीटिंग को एडजर्न करके इलेक्शन के बाद सारे लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह इसी कैलेंडर ईयर में करा दिया जाए, जिससे कि बच्चों का साल न बर्बाद होने पाए। समय कम था, उसके लिए सारे लोगों ने समर्थता जाहिर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नंदिनी गोंडा में था जहां की 2 नेशनल एक साथ कराया जा सके, इसलिए वहां पे नेशनल सबकी सहमति से अलॉट किया गया। सारी स्टेट फेडरेशन की सहमति दिया, तब जाकर के वहां अलॉट किया गया। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स से अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 99वीं जयंती पर भाजपा इसे यादगार बनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और पूर्व प्रधानमंत्री के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर बूथ पर रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर बूथ पर लाभार्थियों के बीच सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और सुशासन के बारे में चर्चा होगी। हर जिले में केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्य सरकारों की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए सुशासन पर चर्चा होगी। इस बीच नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर पर एक अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को विकसित भारत का राजदूत बनने के लिए प्रेरित करना और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बटेश्वर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने की उम्मीद है। इसके अलावा नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार भी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर किसानों को बकाया धान बोनस राशि जारी करेगी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय के तहत पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों को लगभग 4000 प्रश्नों और 11 खंडों में अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तैयार किया गया है। इन खंडों में उनके अप्रकाशित पत्र, लेख और भाषण ज्ञापन को शामिल किया गया है। लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की एक और घटना सामने आई है। हमला किए गए जहाज को लेकर पहले यह खबर आई कि उस पर भारतीय झंडा लगा हुआ था, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे खारिज किया है। शनिवार को भी एक जहाज को निशाना बनाया गया था लाल सागर में, जिसकी जांच नौसेना कर रही है। शनिवार को लाल सागर में एक और जहाज को निशाना बनाया गया। पहले दावा किया जा रहा था कि इस जहाज पर भारत का झंडा लगा था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इस बात से इनकार किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावों को नकारते हुए भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि MV साई बाबा एक गैबन के झंडे वाला जहाज है। बताया गया कि अमेरिकी सैनिकों को एक साथ 2 जहाजों की ओर से हमले से घिरे होने की सूचना मिली। इनमें से एक नॉर्वे के झंडा वाला केमिकल टैंकर MV ब्लामेनेन था। ड्रोन इसे निशाना बनाने में चूक गया और MV साई बाबा ड्रोन हमले की जद में आ गया। अमेरिका ने कहा है कि 2021 के बाद से वाणिज्य शिपिंग पर यह ईरान की ओर से 7वां हमला है, लेकिन ईरान इन आरोपों को खारिज करता है। इससे पहले अरब सागर में पोरबंदर तट से करीब 270 समुद्री मील दूर एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया था। जहाज के चालक दल में 21 भारतीय शामिल थे। हमले की खबर मिलने के बाद मदद के लिए भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS विक्रम अरब सागर में पहुंचा और व्यापारी जहाज MV केम प्लूटो को मुंबई की ओर ले जा रहा है। ड्रोन की चपेट में आए व्यापारी जहाज ने ICGS विक्रम द्वारा स्कॉट किए जाने का अनुरोध किया गया था। हुती विद्रोही लाल सागर में लगातार ड्रोन हमले कर रहे हैं। अब तक वो इजराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के जहाजों को निशाना बना चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो रेड सी के द्वारा जो मर्चेंट शिपिंग है उसको किसी भी तरीके से अफ्रीका के द्वारा भेजा जाए, जहाँ पे और खर्चा होएगा मर्चेंट शिपिंग का। तो ये एक तरीके से दबाव डाला जा रहा है पूरे विश्व भर में कि मर्चेंट शिपिंग को रेड सी के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, और ख़ासकर वो जो उन्हें लगता है कि इजराइल की तरफ उनका झुकाव है। लाल सागर से दुनिया का 12% कारोबार होता है और प्रतिवर्ष करीब 10 अरब डॉलर से अधिक कीमत के सामान का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है।
लाल सागर दुनिया के लिए कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में लाल सागर में जहाजों को हमलों से बचाने के लिए मदद करने के उद्देश्य से 20 देशों को शामिल करते हुए एक नौसैनिक गठबंधन की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान 7,914 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गईं, जिसमें 282 डॉक्टरेट की उपाधि शामिल रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने समारोह की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन आज देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जहां भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। You are walking into an ecosystem now, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। और आज क्या है, चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था चिंता का विषय थी, वहीं आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमारी इकोनॉमी आज से 10 साल पहले विश्व के लिए चिंता का विषय थी। Now we are the 5th largest global economy। ये आपके लिए फायदे की बात है। जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया वो हमारे पीछे हैं। यूके, फ्रांस को भी हमने पीछे छोड़ा है। By turn of this decade, by 2030, we would have left behind Japan and Germany also। और हम विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम स्थल पर तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य विशेष उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले विशेष स्टॉल्स लगाए गए हैं। तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं काशी तमिल संगमम का चौथा समूह गोदावरी काशी के विभिन्न घाटों का दौरा कर रहा है। वे काशी के लोगों की संस्कृति को जानने के साथ ही प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया है। चौथा समूह पहुंच चुका है, बाबा के दर्शन कर चुका है और अब शंकराचार्य चौक में है। इस समूह का नाम सरस्वती है और कारण स्पिरिचुअल ग्रुप है। यह सरस्वती माँ के नाम पर इस समूह का नाम है। चूँकि आध्यात्मिक चेतना को लेकर यह लोग आए हैं। आपका परिचय देते हुए आप बताइएगा कि आपका क्या अनुभव रहा जो आपने अभी तक किया। बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी तक ऐसा आया नहीं है। VVIP दर्शन में आया था। वो बोला था वो मोदी जी एंड आदित्यनाथ जी आएगा, वो रास्ता में आया था। बहुत 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 आप क्या कहेंगी मैम जो आपने? हमें मद्रास से आ गया था, मदुरई था। वो इधर तो बहुत अच्छा लगता था। मैं पहले बार तो बहुत दिन आ चुका इधर, इतना अच्छा नहीं था। ये VIP में तो आ गया तो बहुत खुशी होगा था, बहुत अच्छा था। वो मोदी जी की तो बहुत थैंक्स करना है। वो ऐसे कलाचारम तो मोदी जी आगे तो वो अच्छा किया। ये मैं पहले आने पे इतना अच्छा नहीं है मंदिर, बहुत ही था। मोदी जी आने की बाद तो बहुत सुंदर हो गया था। मैं खुशी से वो
कहीं भी सोचना तो वो आ जाता है मैंने इधर। ये आई हैं इस ग्रुप में सरस्वती में, और इनका कहना है कि इसके पहले भी ये आ चुकी हैं, लेकिन मोदी जी ने जब इसको बनवा दिया, इसके पहले इतना सुंदर नहीं था जितना सुंदर यह दिख रहा है अब। हम 4-5 साल पहले सब आए थे, पर इतना सुंदर नहीं है। अभी देखने से बहुत खुशी लगता है, दर्शन भी बहुत बढ़िया है। बस हमको आज देखने से बहुत सुंदर है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस अनुभव के बारे में? जी, ये तो बहुत अभी तक ये 70 साल तक ऐसा वाला हमको नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छा मौका है। तमिलनाडु और काशी संगमम है। ये तो इतना दूर तक आया था, ये भगवान का दर्शन करने के बाद कुछ मुश्किल नहीं दिखता है। ये जन्म का परिशुद्ध हो गया। हम ये इस से हुआ था। जय भारत। ये बार बार प्रधानमंत्री को, यहाँ के सांसद को धन्यवाद कर रहे हैं कि इस भव्य जो काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, इस भव्यता को देखते हुए इस काशी विश्वनाथ धाम के इस शंकराचार्य चौक में इन लोगों का कहना है कि इतना भव्य दर्शन भी मिला इनको, इतनी बढ़िया तरीके से यात्रा की कि बार बार धन्यवाद कर रहे हैं IRCTC का, प्रधानमंत्री मोदी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाने वाले क्रिसमस की दुनिया भर में इस समय धूम देखने को मिल रही है। इस मौके पर सभी चर्चों को विशेष रूप से सजाया जाता है। साथ ही क्रिसमस की धूम बाजारों में भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी क्रिसमस की जबरदस्त रौनक है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर घरों से लेकर बाजारों, गिरजाघरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइट्स के साथ सजाया गया है। हर तरफ क्रिसमस ट्री, सैंटा और रंग बिरंगे सितारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाजारों में भी तरह तरह के केक देखने को मिल रहे हैं। क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु के जन्म के रूप में मनाया जाता है। और किस प्रकार से देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त क्रिसमस की तैयारी है, उस पर बात करने के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, 3 अलग अलग शहरों से, दिल्ली, मुंबई और गोवा से। दिल्ली से हमारे सहयोगी गिरीश निशाना है, मुंबई से मेरी सहयोगी रूही है और गोवा से मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ रहे हैं। दिल्ली का रुख करते हैं, पहले गिरीश निशाना हमारे साथ मौजूद है। गिरीश, दिल्ली को किस प्रकार से खास तौर से सजाया गया है? क्योंकि लाइटिंग की बात की जाए, सेंटा की बात की जाए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ लोग आउटिंग के लिए निकले हुए हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे? देखिए अरिंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली के अंदर पूरा एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय मैं नई दिल्ली के एक चर्च में मौजूद हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी शारदा से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाए, जहाँ देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से चर्च को सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों से पूरा सराबोर किया गया है चर्चों को, जितने भी दिल्ली के अंदर चर्च हैं। और इस समय हम नई दिल्ली के एक चर्च में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग अपने परिवारों के साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं, जो खुद भी सेंटा बनकर आए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत ही अच्छी सजावट है, लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही है, उत्साहित हैं लोग। और भारत तो देश खुशियां मनाने का देश है, हर तरह की खुशी बनती है, सब लोग खुश हैं। अमृतकाल चल रहा है खुशियों का। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बच्चे भी सेंटा बनाया? बच्चे को भी हमने सेंटा बनाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सजाया हुआ है चर्च।
हालांकि प्रेयर जो है वो 11 मतलब रात में है, तो इतनी लेट तो हम रुक नहीं सकते, बट बाकी सब कुछ कैंडल ये सब हमने जला दिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी लोग हैं, हरिंद्र बात करते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं मनीष पटेल, मैं और प्रेम प्रकाश पटेल जो है वाराणसी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। यहाँ हम अपने दोस्तों के साथ जो है विजिट किए हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का लग रहा है। जो है यहाँ पर गिरजाघर, चर्च वगैरह बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। हमने कैंडल भी जलाया जो है इस तरह से। और हमारा जो देश है सब धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाला है, इसलिए बिल्कुल सर्वधर्म समभाव भी कहीं ना कहीं लगातार इसमें रहता है। देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं खासतौर पर। जी, मुंबई का रुख करते हैं। रूही हमारी सहयोगी मौजूद है। रूही, आप क्या कुछ नज़ारे देख पा रही हैं? कैसे लोग क्रिसमस की खुशियां परिवार के साथ मना रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से क्रिसमस मनाया जा रहा है। मैं अभी बांद्रा में हूँ, जो माउंट मेरी चर्च है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस चर्च है। और बांद्रा जो इलाका है ये कैथलिक कम्युनिटी का डोमिनेंस वाला इलाका है। बट यहाँ की स्पेशल बात ये है माउंट मेरी चर्च की कि यहाँ सिर्फ कैथलिक लोग नहीं आते, पर हर धर्म के लोग आते हैं जो माउंट मेरी में स्पेशली क्रिसमस मनाने आते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बताती हूँ किस तरह से खूबसूरती से जो चर्च सजा हुआ है वो आपको दिखा दे। तो चर्च जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटों से बहुत अच्छे से सजावट की गई है और लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते ही जा रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद यहाँ पे मास होने वाली है, मिड डे मास। यहाँ पे मिड डे मास के लिए भी लोग यहाँ पे, मिडनाइट मास के लिए भी लोग यहाँ पे आएंगे अभी। और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे? थैंक यू। एकदम जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि एकदम ज़ोरों शोरों से त्यौहार मनाया जा रहा है। ये बहुत पुराना चर्च है, 100 साल, एटलीस्ट 100 ईयर्स पुराना चर्च है यहाँ पे। और ये होने के नाते जो श्रद्धालु है अलग अलग धर्म के सब बड़ी तादाद में इधर आ रहे हैं अपने श्रद्धा अदा करने के लिए। और हम भी आए हैं, मैं अपने फुल फैमिली के साथ यहाँ पे आया हूँ। और कल क्रिसमस है, तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। बिल्कुल रोही, मैम आपके लिए ये फेस्टिवल किस तरह से मनाने वाले हैं? हाँ, मेरे लिए तो ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ना अभी मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूँ, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो हर धर्म और जाति के होते हैं। तो मैं चाहती भी हूँ कि बच्चे जो है वो हमेशा हमसे ही सीखे कि हाँ, हमें हर धर्म में विश्वास रखना चाहिए और हर धर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को माउंट मेरी चर्च लेके आई हूँ, जबकि मैं थाने की रहने वाली हूँ, बहुत दूर है एक जगह पर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे एकता के साथ हमें रहना चाहिए और हमेशा हर एक धर्म में विश्वास रखना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा लोग यहाँ पे कह रहे हैं हर धर्म के लोग यहाँ पे आए हैं क्रिसमस मनाने के लिए और फेस्टिविटी बहुत हाई पे है यहाँ पे। अब बस कुछ देर में मिडनाइट मास शुरू होने वाली है और हम देखेंगे कि चर्च और ही खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से गोवा का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, अगर बात की जाए गोवा की तो सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ पर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक की एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। आज की क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल सही बोला आपने। गोवा क्रिसमस के लिए एकदम स्पेशल है। क्रिसमस मनाने का तरीका गोवा का अलग है, एक अलग सा सेलिब्रेशन रहता है। देश विदेश से आए हुए लाखों सैलानी यहाँ आकर सेलिब्रेट करते हैं। मेरे पीछे एक पंजिम चर्च है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन चल रहा है। कुछ देर बाद यहाँ मिडनाइट मास होगा, क्रिप्स बनाने का काम चल रहा है, यीशु का जन्म का प्रोसेशन होगा और बाद में सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। ये देखने के लिए देश और विदेश से लाखों सैलानी गोवा पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। मेरे साथ पंजिम चर्च के फादर वॉल्टर डिसा है, उनसे हम जानते हैं कि ये प्रोसेस और ये सेलिब्रेशन किस तरह से रहेगा। जी, After almost 4 weeks of intense spiritual preparation, tonight we are going to celebrate in faith and in great splendor the birthday, the nativity of Jesus. That is Christmas, God becoming man. And we have done all our arrangements, like the crib is almost ready. We have life-size statues of Mother Mary, Saint Joseph, and down below there is a manger in which the baby Jesus is kept. And at exactly midnight we will have the holy sacrifice of the Mass, that is the Eucharist. It will be presided over by the parish priest along with other priests of the parish.
and we will be singing carols. For example, we will be singing the Gloria in excelsis Deo, which means glory to God in the highest and peace of Jesus on earth to people of goodwill. That is why Jesus, the Savior, is called Prince of Peace. And he wants to unite the entire humanity. तो देवेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। फिलहाल वक्त हमें इतनी अनुमति नहीं दे रहा कि हम विस्तार से बात कर सकें। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश आपका, रोही आपका और देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ की भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अमेरिकी कांग्रेस में हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समूह के संस्थापक श्री थानेदार सांसद रू खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति ने इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की है। इन सांसदों ने घटना में शामिल सभी आरोपियों की शीघ्र पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता बारबरा ली ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। वहीं सांसद रू खन्ना ने कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र में पूजा करने की स्वतंत्रता है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरात के महीसागर जिले में हाथीवन ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। साथ ही साथ यहां कई नए लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के निबंधन भी किया गया। पुराने लाभुकों ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी भी लोगों के साथ साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से गुजरात के महीसागर जिले में केंद्र सरकार की परियोजनाओं के लाभ के बारे में बताया जा रहा है। गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जिले के 6 तालुकाओं में गांव-गांव घूम रही संकल्प यात्रा का रथ लूनावाड़ा तालुका के हाथीवन ग्राम पंचायत पहुंचा। इस रथ का जनता ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व को समझाया गया। ग्रामीणों से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान विद्यालय के मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को उनके घर तक पहुंचाया गया। रथ यात्रा पोरबंदर जिले के गांव-गांव में मोदी सरकार का विकसित भारत गारंटी यात्रा का रथ घूम रहा है। लगभग 27,000 आयुष्मान कार्ड लाभार्थी, उज्ज्वला योजना में 800 माता बहनें इसका लाभ ले रही हैं। हमारी पूरी टीम ने भागीरथी प्रयास किया है, सभी को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। पूरे गुजरात में 24 जनवरी से ये रथ लगातार घूम रहा है और इस रथ के कारण घर घर में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। जो टीम सभी लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी बताई और बाकी लोगों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूली छात्रा ने प्राकृतिक खेती के जरिए पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। ग्रामीणों ने देश में हो रहे विकास से संबंधित फिल्म देखी और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। मुझे पोषण स्कीम के पैकेट मिले हैं। हर महीने 4 पैकेट मुझे मिलते हैं। मोदी सरकार के आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मुझे मिला। मेरा ऑपरेशन हुआ। मोदी सरकार का धन्यवाद। मैं पहले गाँव में चूल्हे पर रोटी बनाती थी, लेकिन मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुझे फ्री में गैस सिलेंडर मिला। अब मैं गैस पर खाना बनाती हूँ, जिससे समय भी बचता है और मैं इसके लिए मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खूब अभिनंदन। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी दीदी ने स्टॉल के जरिए लोगों को पौष्टिक आहार के महत्व को समझाया। इस मौके पर लगे स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों ने अपनी जांच करवाई। साथ ही किसानों को कृषि में ड्रोन के माध्यम से दवा के छिड़काव की जानकारी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जाते जाते आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस माटुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों पक्षों के मध्य चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान के एक अभिन्न अंश के रूप में 25 से 29 दिसंबर 2023 को रूस का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान मोहन यादव का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। सीएम मोहन यादव के मंत्री दोपहर 3 बजे शपथ लेंगे। इस मंत्रिमंडल के गठन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा की। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।